The Hindu editorial, 29 June 2021. The law of sedition is unconstitutional. देशद्रोह का कानून असंवैधानिक है. An urgent review of the Kedarnath judgment is necessary as sedition violates the basic right of speech and expression. केदारनाथ वाली जो जजमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. इसको फिर से जल्दी से देखना जरूरी है, क्योंकि सेडिशन जो मूलभूत अधिकार है अभिव्यक्ति का और बोलने का, उसका हनन करता है, उसके साथ इंटरफेयर करता है. In Vinod Dua's case, the Supreme Court of India has reaffirmed the law of sedition laid down in Kedarnath Singh 1962 and directed governments to adhere to it. विनोद दुआ वाले केस में, जो कि अभी डिसाइड हुआ हाल में 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने ये फिर से इस बात को दृढ़ता से रखा है कि जो सेडिशन का कानून है, देशद्रोह का जो कानून है, उसमें जो कानून ले डाउन किया था केदारनाथ सिंह वाले केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको फिर से दृढ़ता से उन्होंने रखा है और सरकारों को उन्होंने ये निर्देश दिया है कि वो उससे उसके साथ रहें, यानी उसका अनुपालन करें. दिस रीइंफॉर्मेशन सीम्स टू बी अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक. ये जो फिर से दृढ़ता से रखा गया है केदारनाथ सिंह के जजमेंट को, ये थोड़ा सा मुश्किल वाला लगता है, मुश्किल पैदा करने वाला लगता है. Kedarnath judgment upheld the constitutional validity of sedition as defined in section 124A of the Indian Penal Code. केदारनाथ सिंह के जजमेंट ने संवैधानिक वैधता को सेडिशन की सही माना था और उसको जायज ठहराया था, जैसा कि सेक्शन 124A में सेडिशन जिस प्रकार से इंडियन पीनल भारतीय दंड संहिता में डिफाइन किया गया है. एंड द कोर्ट रेड डाउन द प्रोविजन by holding that only writings or speeches which incite people to violence against the government will come within the mischief of sedition. और उन्होंने कोर्ट ने इस प्रावधान को के असर को थोड़ा सा कम करके पढ़ा और उन्होंने कहा कि केवल जो लोग लिखते हैं या जो बोलते हैं, जो लोगों को भड़काता है वायलेंस के लिए, यानी हिंसा के लिए जो भड़काने वाली स्पीचेस और राइटिंग्स हैं सरकार के खिलाफ, वो ही सेडिशन के चालाकी के अंतर्गत आएगी या मिसचिफ में आएगी. So as per this judgment, unless speeches or writings tend to cause violence or disorder, there is no sedition. तो इसलिए इस जजमेंट के अनुसार जब तक कि वो स्पीचेस या राइटिंग्स में ये प्रवृत्ति ना हो कि वो वायलेंस कॉज करें, हिंसा कॉज करें या अफरा तफरी कॉज करें, डिसऑर्डर कॉज करें, कोई सेडिशन नहीं होता है. Section 124A of the IPC, which contains the law of sedition, categorizes 4 sources of seditious acts. 124 सेक्शन है आईपीसी का, जिसमें ये कानून है सेडिशन का. वो वर्गीकृत करता है 4 स्रोतों को सेडिशन वाले कार्यों के. दे आर स्पोकन वर्ड्स, रिटन वर्ड्स, साइंस और विजिबल रिप्रेजेंटेशंस. और वो 4 चीज़ें हैं: बोला गया शब्द, लिखा गया शब्द, और कुछ इंगित करने वाली चीज़ें, और कुछ दिखने वाले दिखाने के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाली चीज़ें.
The gist of the offense is bringing or attempting to bring the government into contempt or hatred, or exciting or attempting to excite disaffection towards the government. जो जिस तरह से इसको अ, ये जो ऑफेंस है, यानी कि ये जो क्राइम है, इसका जिस्ट जो है, यानी इसका जो समरी है, वो ये है कि सरकार को के खिलाफ जो है हेट्रेड पैदा करना, नफरत पैदा करना, या सरकार को कंटेम्प्ट करना, यानी कि सरकार के को नीचा दिखा के उसके खिलाफ जो है बहुत बुरी तरह से बोलना, ये कोशिश करना, या फिर सरकार के खिलाफ सरकार से थोड़ा सा डिसअफेक्शन पैदा कर देना लोगों के अंदर, या उसकी कोशिश करना। डिसअफेक्शन यानी कि सरकार से दुराव पैदा करना। देर आर थ्री एक्सप्लेनेशन अटैच टू दिस सेक्शन, और इस सेक्शन से जुड़े हुए तीन एक्सप्लेनेशंस भी हैं। यानी जैसे लॉ में कई बार एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि कोई चीज़ समझाने के लिए लिखी जाती है। द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन सेज दैट डिसअफेक्शन इंक्लूड्स डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनमिटी। पहला एक्सप्लेनेशन ये कहता है डिसअफेक्शन का मतलब, डिसअफेक्शन को भी उन्होंने लिटरेरी मीनिंग ना लेके, साहित्यिक अर्थ ना लेके उसको यहाँ पे डिफाइन किया है। और डिसअफेक्शन में शामिल है डिसलॉयल्टी, और डिसलॉयल्टी के यानी देश के प्रति जो गद्दारी वाली फीलिंग होती है, एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनमिटी, और सारी शत्रुता की भावनाएं। The second and third explanations say that one can comment on the measures of the government or other actions of the government without bringing or attempting to bring it into contempt and hatred, or exciting or attempting to excite disaffection towards the government. जो दूसरे और तीसरे एक्सप्लेनेशंस हैं वो ये कहते हैं कि यदि आप जो भी सरकार ने मेजर्स लिए हैं, जो भी एक्शन सरकार ने लिए हैं, उस पर कमेंट करते हैं, या सरकार के किसी एक्शन पे कमेंट करते हैं, तो ये आप कर सकते हैं, और उससे कोई हेट्रेड या कंटेम्प्ट वाली बात नहीं आएगी, या फिर कोई डिसअफेक्शन वाली बात सरकार के प्रति नहीं आएगी। These explanations do not convey anything different from what the defining section says. और ये जो एक्सप्लेनेशन है, जो मुख्य सेक्शन है, जो डिफाइन कर रहा है सेडिशन को, परिभाषित कर रहा है सेक्शन सेडिशन को, उससे कुछ फर्क नहीं कह रहे हैं। हियर इज एन इलस्ट्रेशन। एक उदाहरण लीजिए। If a person writes that the government is very good but the vaccine policy is bad, perhaps he may not attract the charge of sedition as per the explanations. अगर एक व्यक्ति लिखता है कि सरकार बहुत अच्छी है लेकिन उसकी वैक्सीन की नीति जो है खराब है, तो शायद वो देशद्रोह का जो इल्ज़ाम है वो आकर्षित नहीं करेगा एक्सप्लेनेशंस के हिसाब से। बट ही शुड इनवैरियबली स्टेट दैट द गवर्नमेंट इज वेरी गुड। लेकिन उसको ये कहना ही पड़ेगा कि गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। If he only says that the policies and actions of the government are consistently bad and does not say that the government is very good, he is liable to be charged with sedition. अगर वो केवल ये कहता है कि सरकार की जो नीतियां और एक्शंस हैं वो लगातार खराब हैं, और वो ये नहीं कहता कि सरकार बहुत अच्छी है, तो उसके वो जो है सेडिशन के लायक हो जाएगा। The recent examples of sedition cases amply prove this point. हाल के जो उदाहरण है सेडिशन के केसेस के, वो काफ़ी हद तक, वो पर्याप्त मात्रा में इस पॉइंट को साबित करते हैं। The Supreme Court's assertion in Kedarnath that there is sedition only when writing or speech can lead to violence or disorder has consistently been ignored by all governments all these years, and the citizens of all ages have been charged with sedition for merely criticizing the authorities. सुप्रीम कोर्ट का ये जोर दे के कहना कि केदारनाथ केस में कि देशद्रोह केवल तभी होता है जब लिखना और बोलने से हिंसा हो सकती हो या अफरा तफरी हो सकती हो,
इस बात को जो है सरकारों ने इन सारे सालों में लगातार इसको इग्नोर किया है, इसको नज़रअंदाज किया है, और हर उम्र के नागरिकों को चार्ज किया गया, उन पे सर कोर्ट में इल्ज़ाम लगाया गया सेडिशन का, केवल अथॉरिटीज़ को आलोचित करने के लिए, उनकी आलोचना करने के लिए, मात्र उनकी आलोचना करने के लिए। द लक्षद्वीप केस इज द लेटेस्ट एग्जाम्पल, और लक्षद्वीप वाला केस जो है सबसे हाल वाला उदाहरण है। The problem actually lies in the fact that the law of sedition was not struck down by the Supreme Court in 1962 as unconstitutional. प्रॉब्लम इस तथ्य में रहती है कि जो सेडिशन की लॉ है, इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1962 में अनसंवैधानिक घोषित करते हुए इसको हटाया नहीं गया था। There was every justification for doing that because sedition, as defined in Section 124A of the IPC, clearly violates Article 19(1)(a) of the Constitution, which confers the fundamental right of freedom of speech and expression, the most valuable right of free citizens of a free country. ये करने के लिए पूरा पूरा वो वैसा करने के लिए, यानी कि सेडिशन को स्ट्राइक डाउन करने के लिए, असंवैधानिक घोषित करने के लिए सारे जायज़ कारण थे, जैसा कि सेडिशन को डिफाइन किया गया सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी में, क्योंकि ये सेक्शन जो है ये पूरी तरह से वायलेट करता है, साफ तौर से, क्लियरली यानी साफ तौर से ये उल्लंघन करता है आर्टिकल 19(1)(a) का संविधान के, जो कि जो आर्टिकल प्रदान करता है, कन्फर करता है फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने और अभिव्यक्ति का जो अधिकार दे रहा है, जो कि सबसे मूल्यवान अधिकार है फ्री सिटीजन्स का, फ्री नागरिकों का एक फ्री देश में। Further, this section does not get protection under Article 19(2) on the ground of reasonable restriction. और इसके बाद ये सेक्शन को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता 19(2) का, 19(2) के अंतर्गत, इस आधार पे, इस कारण से कि एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, एक जो भी रुकावट की गई है वो कारण के अनुसार ठीक है। It may be, या जायज़ है, it may be mentioned in this context that sedition as a reasonable restriction, though included in the draft Article 19, was deleted when that article was finally adopted by the Constituent Assembly. ये मेंशन किया जाना चाहिए कि इस संदर्भ में कि सेडिशन को एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के रूप में, हालांकि ड्राफ्ट जो बना था आर्टिकल 19 का उसमें शामिल किया गया था कि एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन इसे डिलीट कर दिया गया जब वो उस आर्टिकल को फाइनली अपनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। कहने का मतलब ये कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी सोचा कि सेडिशन जो है इसको हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं मानेंगे। इट क्लियरली शोज that the constitution makers did not consider sedition as a reasonable restriction. ये साफ तौर पे दिखाता है कि संविधान के बनाने वालों ने सेडिशन को या देशद्रोह को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं माना था। However, the Supreme Court was not swayed by the decision of the Constituent Assembly. लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के निर्णय से हिले नहीं थे। स्वे यानी झूल जाना, उससे नहीं झूले थे वो। It took advantage of the words "in the interest of public order" used in Article 19(2) and held that the offence of sedition arises when the sedition's utterances can lead to disorder or violence. उन्होंने आर्टिकल 19(2) के इन शब्दों का फायदा उठाया जिसमें लिखा है कि पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट में, कि जनता के बीच में ऑर्डर बना रहे, सौम्यता बनी रहे, अफरा तफरी ना हो, जैसा कि आर्टिकल 92 में लिखा है कि इस सिचुएशन में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वही लग सकता है, और इसको पब्लिक ऑर्डर के हिसाब से देखा जाना चाहिए कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कोई लगाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा है। तो अगर पब्लिक ऑर्डर किसी चीज़ से डिस्टर्ब होता है तो वो वहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है और देशद्रोह की बात की जा सकती है किसी के खिलाफ।
और इन शब्दों का फ़ायदा उठाते हुए माननीय कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि जो सेडिशन का जो ऑफेंस है वो तब उठता है जब भड़का भड़क जब सेडिशियस बातें यानी कि देशद्रोह वाली जो बोलचाल है या जो आप बोलते हैं अटरेंसेस यानी जो भी बोला गया है उससे डिसऑर्डर हो सकता हो या वायलेंस हो सकता हो. This act of reading down Section 124A brought it clearly under Article 19(2) and saved the law of sedition. ये जो कार्य था सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने सेक्शन 124A को इस प्रकार से रीड डाउन कर दिया, थोड़ा सा उसको जो असर था उसका कम करके उसको पढ़ लिया, तो इस एक्ट ने उसको आर्टिकल 19(2) के बिल्कुल क्लियरली अंतर्गत ले आए और सेडिशन की लॉ को उन्होंने इस प्रकार से 19(2) का इस्तेमाल करते हुए बचा लिया. Otherwise, sedition would have had to be struck down as unconstitutional. नहीं तो अ, देशद्रोह को असंवैधानिक करार करके उसको स्ट्राइक डाउन करना पड़ता, उसको गलत बोलना पड़ता, हटाना पड़ता कानून से. Thus, it continues to remain on the statute book, and citizens continue to go to jail not because their writings led to any disorder, but because they made critical comments against the authorities. और इस प्रकार से ये जो कानून है ये अभी भी कानून की किताब में बना हुआ है और नागरिक लगातार जेल में जा रहे हैं, केवल इसलिए नहीं कि उनकी राइटिंग्स ने कोई डिसऑर्डर किया, बल्कि इसलिए इस कारण से कि उन्होंने कोई आलोचनात्मक टिप्पणी कर दी थी अथॉरिटीज़ के खिलाफ. अ फ्यू आयरनीज, कुछ विपरीत बातें भी हैं यहाँ पे. A great irony is that the law of sedition, which should have gone out of the statute book when the Constitution of India came into force, was softened through interpretation and made constitutionally valid by the Supreme Court. एक ये बड़ी अंतर्विरोध वाली बात यह है कि जो सेडिशन की लॉ है, जिसको स्टैट्यूट बुक से बाहर निकल जाना चाहिए था जब कॉन्स्टिट्यूशन भारत की फोर्स में आई थी, लेकिन इसको जो है कोमल कर दिया गया, इसके अर्थ निकाल निकाल के, और इसको संवैधानिक रूप से वैध कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. दिस लॉ वॉज इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट इन 1870 with the sole object of suppressing all voices of Indians critical of the government. इस लॉ को ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इसको इनेक्ट किया था, यानी एक्ट बना दिया था, इसको अधिनियमित कर दिया था 1870 में, और उनका एकमात्र उद्देश्य ये था कि सारी की सारी जो आवाज़ें हैं भारतीयों की जो कि सरकार की आलोचना करती हैं उसको दबाना है. जेम्स स्टीफन, the author of the bill, had clarified then that not only critical comments but even a seditious disposition of a person will attract this penal law. जेम्स स्टीफन जो थे, जो कि इस बिल के ऑथर थे, जो कि सेडिशन का बिल था, उन्होंने ये बात साफ कर दी थी, क्लैरिफाई कर दिया था उस वक्त देन कि न केवल आलोचनात्मक टिप्पणियां ही, बल्कि एक देशद्रोह वाला जो प्रवृत्ति है, जो तरीका है, जो एक स्टाइल है, डिस्पोजिशन है किसी भी पर्सन का, वो भी इस पीनल लॉ को आकर्षित करेगा. इट वॉज द पुलिस मैन who would decide whether a person's disposition was seditious. तो इसलिए एक पुलिस मैन ही होगा जो कि ये डिसाइड कर लेगा कि एक पर्सन का जो जो प्रवृत्ति थी या जो स्टाइल था वो सेडिशियस था कि नहीं था. तो डिस्पोजिशन से भी, मतलब आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, कोई आलोचनात्मक टिप्पणियां भी नहीं कर रहे हैं, आपका जो तरीका है उसको देख के भी डिसाइड किया जा सकता है कि आप देशद्रोह फैला रहे हैं कि नहीं फैला रहे. कहने का मतलब आपके जो जेस्चर्स हैं, आपके जो जो इशारे हैं, जो आपके हाव भाव हैं, उनसे भी सेडिशन निकल के आ सकता है. ऐसा जेम्स स्टीफन ने कहा था, जो कि बिल के ऑथर थे. The history of this most draconian law during colonial rule would reveal that the basic propositions laid down by Stephen have been followed by courts in all cases on sedition before independence. ये जो मारक कानून है, जो खतरनाक कानून है, बहुत ज़्यादा खतरनाक जो कानून है, इसकी जो हिस्ट्री है कॉलोनियल रूल के दौरान, ये दर्शा देगी कि जो मुख्य जो जो प्रस्तावित की गई थी चीज़ें, जो कि स्टीफन ने ले डाउन की थी, उनको कोर्ट्स के द्वारा माना भी गया है
उनका अनुसरण किया गया है हर केस में सेडिशन के इंडिपेंडेंस के पहले। In the Bangobasi case in 1891, Bal Gangadhar Tilak's case in 1897 and 1908, and Mahatma Gandhi's case in 1922, the High Courts and ultimately the Judicial Committee of the Privy Council consistently held that incitement to violence or rebellion is not a necessary part of sedition under Section 124A of the IPC, and a mere comment which the authorities think has the potential to cause disaffection towards the government is seditious, and the person can be arrested and put on trial. बागोबासी केस में बाल गंगाधर तिलक के दो केसेस में और महात्मा गांधी के केस में हाई कोर्टों ने और आखिरकार जो अल्टीमेटली आखिरकार जो जुडिशियल कमिटी थी प्रिवी काउंसिल की, उसने भी लगातार इस बात को होल्ड किया कि केवल वायलेंस भड़काने से या देश के खिलाफ जो है बिगुल फैला देने से ही जो है केवल कोई ज़रूरी नहीं है कि सेडिशन केवल उसी से हो सेक्शन 124A में आईपीसी के, बल्कि महज एकमात्र एक टिप्पणी कर देना जो कि अथॉरिटीज़ सोचें कि उस टिप्पणी में ये पोटेंशियल है कि फ्यूचर में उसमें ये ताकत है कि फ्यूचर में वो डिसअफेक्शन कर सकता है, सरकार से दुराव पैदा कर सकता है, तो वो भी सेडिशियस है और उस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है और उसको मुकदमा उस पर चलाया जा सकता है। Justice Arthur Strachey, while stating the law of sedition before the jury in Tilak's case, had made it absolutely clear that even attempts to cause disaffection would attract the provision, meaning thereby that rebellion, disorder, or violence are not an ingredient of sedition. This statement of law by Justice Strachey was approved by the Privy Council. जस्टिस आर्थर स्ट्रैची जो थे जब वो जूरी के सामने इस सेडिशन की लॉ को बोल रहे थे, कह रहे थे इसके बारे में तिलक वाले केस में, तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि इवन अगर कोशिश भी की जाती है डिसअफेक्शन दुराव पैदा करने की, तो वो इस प्रावधान को आकर्षित कर लेगी। मतलब ये था कहने का कि अगर रिबेलियन डिसऑर्डर या वायलेंस केवल होता है, केवल यही इंग्रेडिएंट नहीं है इस सेक्शन के, इस सेडिशन के, यानी सेडिशन इंग्रेडिएंट मतलब जो जिन चीज़ों से सेडिशन बनता है, तो सेडिशन केवल रिबेलियन डिसऑर्डर या वायलेंस से ही ज़रूरी नहीं है कि इन चीज़ों का ही होना ज़रूरी हो तभी ये बनेंगे। सेडिशन उन कोशिशों से भी बन सकता है जिससे कि दुराव पैदा हो। दिस स्टेटमेंट ऑफ लॉ बाय जस्टिस स्ट्रैची वाज अप्रूव्ड बाय द प्रिवी काउंसिल, और ये स्टेटमेंट को प्रिवी काउंसिल ने भी अप्रूव किया था जस्टिस स्ट्रैची ने। The Supreme Court, while dealing with Kedarnath, faced a tricky situation. सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ट्रिकी स्थिति थी, एक बहुत ही क्लियर स्थिति नहीं थी, और केदारनाथ से की सिचुएशन से डील करते हुए On the one hand, there was the overwhelming judicial opinion saying that in order to attract sedition, a critical comment which causes disaffection towards the government or bring the government into hatred or contempt is all that is necessary. एक तरफ तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ओवरवेलमिंग यानी बहुत ज़्यादा आच्छादित करते हुए मात्रा में जो जुडिशियल ओपिनियन ये था, जो ये कह रहा था कि सेडिशन को अट्रैक्ट करने के लिए, सेडिशन को आकर्षित करने यानी सेडिशन के केस को आकर्षित करने के लिए, उसके इल्ज़ाम को आकर्षित करने के लिए एक आलोचनात्मक जो टिप्पणी है जो कि दुराव पैदा करती सरकार की तरफ या सरकार को के लिए नफरत लेके आती है या कंटेम्प्ट में लेके आती सरकार को, वो ही काफ़ी है। If this opinion were followed by the Supreme Court, sedition in the IPC would have become unconstitutional. अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस ओपिनियन को फॉलो किया जाता तो आईपीसी में सेडिशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता, असंवैधानिक हो जाता। बट द टॉप कोर्ट फॉर सम अनएक्सप्लेन्ड रीजन डिड नॉट वांट टू होल्ड इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन टॉप कोर्ट किसी भी ऐसे कारण से जो कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, वो ये नहीं चाहते थे कि इसको असंवैधानिक घोषित कर दें। So it adopted the reasoning given by the federal court in
Nyarendu Datta Majumdar versus Emperor 1942, in which it was held that the gist of the offence of sedition is public disorder or a reasonable apprehension of a public disorder. इसलिए उन्होंने फेडरल कोर्ट के द्वारा दी गई जो रीजनिंग थी, जो कि 1942 में उन्होंने दी थी नेहरेंदु दत्त मजुमदार वर्सेस एम्परर के केस में आज़ादी के पहले, जिसमें उन्होंने ये होल्ड किया था फेडरल कोर्ट ने कि जो ऑफेंस का जिस्ट है, उसकी जो समरी है सेडिशन के ऑफेंस की, वो पब्लिक डिसऑर्डर है या पब्लिक इस डिसऑर्डर का एक एप्रीहेंशन, यानी जो खतरे के जो डर है, उसका एक रीजनेबल डर पब्लिक डिसऑर्डर के होने का. In fact, the Privy Council's statement of law of sedition had clearly held that the public disorder was not an ingredient of sedition. प्रीवी काउंसिल का स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ सेडिशन जो था, उन्होंने तो साफ तौर पे होल्ड कर दिया था कि पब्लिक डिसऑर्डर सेडिशन का इंग्रेडिएंट नहीं. द सुप्रीम कोर्ट itself admits that the federal court did not have the advantage of seeing the Privy Council statement of law. Otherwise, it would have affirmed the Privy Council's view. सुप्रीम कोर्ट खुद भी इस बात को एडमिट करता है कि फेडरल कोर्ट ने जब ये जजमेंट दिया, उस वक्त उनके पास प्रीवी काउंसिल का जो स्टेटमेंट ऑफ लॉ था उसको देखने का एडवांटेज नहीं था, नहीं तो उन्होंने प्रीवी काउंसिल के व्यू को सही ठहराया होता, उसको दृढ़ता से रखा होता. Here we cannot miss the irony that the Supreme Court's attempt to read down Section 124A to soften it and make its application conditional on public disorder has made this colonial law constitutionally valid, which otherwise it was not. It is not. यहाँ पर हम इस अंतर्विरोध को मिस नहीं कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो कोशिश की गई है कि 124 सेक्शन का के असर को कम रीड करें, उसको उसको कोमल कर दें और उसके इस्तेमाल को इस बात पे कंडीशनल यानी शर्त पे आधारित कर दें कि पब्लिक डिसऑर्डर साबित होना चाहिए. उस बात ने इस कॉलोनी के समय की लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कर दिया है, जो कि वैसे वो नहीं है, constitutionally valid वो नहीं है. On the other hand, if the judicial opinion on sedition given during the colonial period had been accepted, it would have been held unconstitutional, and free India citizens would not have been thrown into jails for criticizing the governments. और दूसरी ओर, अगर जो जुडिशियल ओपिनियन था सेडिशन पे, अगर जो कि कॉलोनियल पीरियड के दौरान जुडिशियल ओपिनियन दिया गया था, वो अगर स्वीकार कर लिया जाता तो इस लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनली इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया होता और फ्री इंडिया के जो नागरिक हैं उनको बार बार जेल में नहीं फेंक दिया गया होता सरकार की आलोचना करने के लिए. इन द अल्टीमेट एनालिसिस इम्पैक्टिंग राइट्स, यानी हम अधिकारों पे असर कर रहे हैं, लोगों के जो मूलभूत अधिकार है. In the ultimate analysis, the judgment in Kedarnath, which read down Section 124A and held that without incitement to violence or rebellion, there is no sedition, has not closed the door on misuse of this law. और आखिरी विश्लेषण में जो जजमेंट थी केदारनाथ वाले केस में, जिसने 124A सेक्शन के को कम करके पढ़ा और ये होल्ड किया कि जब तक कि वायलेंस को भड़कावा नहीं दिया जाएगा या रिबेलियन यानी कि देश के खिलाफ जो एक्शन होता है उसको नहीं भड़काया जाएगा, तब तक जो है सेडिशन नहीं होगा. जब तक देश के खिलाफ रिवोल्ट नहीं हो जाता, जब तक वायलेंस नहीं हो जाता, तब तक कोई सेडिशन नहीं होगा. तो इस तरह से होल्ड करके जब उन्होंने कर दिया है तो उसने हैज़ नॉट क्लोज द डोर ऑन मिस यूज ऑफ दिस लॉ. उससे इस लॉ के मिस यूज पे का रास्ता बंद नहीं हुआ, दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है. It says that only when the words written or spoken, which have the pernicious tendency or intention of creating public disorder, the law steps in. सुप्रीम कोर्ट ये कहता है केवल अगर शब्दों का इस्तेमाल राइटिंग में या बोल के किया जाता है जिसमें कि एक इविल प्रवृत्ति है या इविल इंटेंशन है, मंशा है कि पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करने की,
पब्लिक अफरा तफरी क्रिएट करने की, तब ये लॉ अंदर आती है, स्टेप इन करती है. So, if a policeman thinks that a cartoon has the pernicious tendency to create public disorder, he will arrest that cartoonist. तो इसलिए अगर कोई भी पुलिसमैन ये सोचता है कि कोई कार्टून है जिसमें ये इविल टेंडेंसी है कि वो पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट कर सकती है, तो वो उस कार्टूनिस्ट को अरेस्ट कर लेगा. इट इज़ द पर्सनल ओपिनियन ऑफ द पुलिसमैन दैट काउंट्स. तो पुलिसमैन का जो निजी ओपिनियन है, उसका जो निजी विचार है, वो काउंट कर रहा है. The Kedarnath judgment makes it possible for the law enforcement machinery to easily take away the fundamental right of citizens. तो इसलिए केदारनाथ वाला जो जजमेंट है वो संभव कर देता है लॉ इन्फोर्समेंट मशीनरी के लिए कि आसानी से वो हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं नागरिक के, वो छीन सकते हैं. इन ए डेमोक्रेसी पीपल हैव द inalienable right to change the government they do not like. प्रजातंत्र में लोगों के पास न वापस लिए जाने वाला एक ऐसा अधिकार है जो कि जिससे वो सरकार को बदल सकते हैं जब भी वो उसको पसंद नहीं करते हैं. People will display disaffection towards a government which has failed them. तो जिस गवर्नमेंट ने उनको फेल कर दिया, तो लोग उनके तरफ जो है दुराव का को डिस्प्ले करेंगे, दर्शाएंगे ही. The law of sedition which penalizes them for hating a government which does not serve them cannot exist because it violates Article 19(1)(a) and is not protected by Article 92. जो सेडिशन की लॉ है जो कि लोगों को, नागरिकों को पेनलाइज करती है कि सरकार की नफरत करने के लिए, जो उनको ठीक से सर्व नहीं करती है, ये ऐसा जो कानून है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आर्टिकल 19(1)(a) जो है उसका उल्लंघन करता है और आर्टिकल 19(2) के द्वारा वो प्रोटेक्टेड नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर वो प्रोटेक्टेड नहीं है. Therefore, an urgent review of the Kedarnath judgment by a larger bench has become necessary. और इसलिए केदारनाथ जजमेंट का एक फिर से उसको देखा जाना जो है, अर्जेंटली देखा जाना एक और बड़ी बेंच के द्वारा, ये जरूरी हो गया. और ये आर्टिकल लिखा है श्री PDT आचार्य, जो कि पहले रह चुके हैं सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के. वॉर ऑफ वर्ड्स. Government should require Twitter to follow rules but not be vindictive for political reasons. शब्दों का युद्ध. सरकार को ट्विटर को जरूरी कर देना चाहिए कि वो रूल्स को फॉलो करे, लेकिन दुश्मनी वाला व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए राजनीतिक कारणों की वजह से. IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद सेंसर ऑफ ट्विटर after it temporarily blocked his account upon receiving a notice for copyright violation last week is valid, but only to an extent. IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने जो ट्विटर को सेंसर किया है, यानी कि उन्होंने उसको उसके खिलाफ बोला है, यानी उस पर कुछ रुकावट लगाई है, जब उन्होंने उनके अकाउंट को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया था, एक नोटिस प्राप्त करने के बाद कि कॉपीराइट वायलेशन का, यानी कॉपीराइट वायलेशन का नोटिस श्री रविशंकर प्रसाद जी ने रिसीव किया. और उसके बाद ट्विटर ने उनको नोटिस दिया कि उन्होंने कॉपीराइट वायलेशन किया है, और उसके बाद कुछ समय के लिए उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया. तो IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का जो सेंसर है ट्विटर का, वो वैलिड है, वैध है, लेकिन कुछ हद तक ही वैध है. Mr. Prasad was right in calling out Twitter as he did over a series of tweets for not giving him prior notice of the blocking, as required by India's IT Act rules. मिस्टर प्रसाद सही थे ट्विटर के खिलाफ बोलने के लिए, जब उन्होंने ट्विटर के खिलाफ बोला एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स में, कई सारी ट्वीट्स में उन्होंने ऐसा बोला, क्योंकि उनके खिलाफ बोला कि उन्होंने उनको प्रायर पहले से नोटिस नहीं दिया ब्लॉकिंग से पहले, जैसा कि इंडिया की जो IT एक्ट रूल्स हैं वो जरूरी करते हैं. The blocking was triggered because Twitter had reportedly received a notice for violations under the Digital Millennium Copyright Act
filed by the International Federation of the Phonographic Industry. The content in question being A.R. Rahman's song "मा तुझे सलाम"। ये ब्लॉकिंग जो है उसका ट्रिगर ये था, यानी ब्लॉकिंग को भड़काया गया इस वजह से, क्योंकि जो ट्रिगर था ब्लॉगिंग का वो ये था कि ट्विटर ने, जैसा कि रिपोर्ट किया गया है कि एक ट्विटर को एक नोटिस मिला था कि उन्होंने डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया है। और ये जो नोटिस था ये फाइल किया गया था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फोनोग्राफिक इंडस्ट्री के द्वारा। और जो कंटेंट था जो क्वेश्चन में था, यानी कि जो जो मटेरियल था जिसके खिलाफ ये नोटिस दिया गया, वो था ए आर रहमान का गाना, जिसका नाम है "माँ तुझे सलाम"। Congress leader Shashi Tharoor, who is also the chairman of the Parliamentary Standing Committee on Information Technology, replied to Mr. Prasad. कांग्रेस लीडर शशि थरूर, जो कि चेयरमैन है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के, जो इनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे है, उन्होंने मिस्टर प्रसाद को जवाब दिया, सेइंग ही हैड ए सिमिलर एक्सपीरियंस, कि उनका भी ऐसा ही अनुभव हुआ था। Locking is a foolish response to a DMCA notice. Disabling the video, which they have now done, should be enough, Mr. Tharoor wrote. अकाउंट को लॉक कर देना एक मूर्खतापूर्ण रिस्पॉन्स है, यानी प्रतिक्रिया है एक डीएमसीए का नोटिस के जवाब में। और वीडियो को डिसेबल कर देना जो है, जो कि अभी उन्होंने कर दिया है, वो पर्याप्त होना चाहिए, मिस्टर थरूर ने लिखा। Having raised the issue, however, Mr. Prasad went on a needless attempt to make the issue look more than what it really is. और इस इशू को उठाने के बाद मिस्टर प्रसाद आगे गए और उन्होंने एक जो ज़रूरी नहीं था ऐसी कोशिश की कि इस इशू को वो ऐसा दिखाएं जो वो नहीं है उससे ज़्यादा दिखाएं। One of his tweets in this regard was this: "It is apparent that my statements calling out the high-handedness and arbitrary actions of Twitter, particularly sharing the clips of my interviews to TV channels, and its powerful impact have clearly ruffled its feathers." एक जो उनके ट्वीट्स में से एक ट्वीट जो थी इस मामले में, वो इस प्रकार से है कि उन्होंने लिखा कि ये प्रतीत होता है कि मेरे जो स्टेटमेंट्स हैं, अपेरेंट नहीं, प्रतीत होता है कि मेरे स्टेटमेंट जो कि ट्विटर के हाई हैंडेडनेस और उनके बिना सोचे समझे एक्शंस के खिलाफ है, उनको उनको जोर से बोल रहे हैं उनके बारे में। ख़ास तौर पे जो क्लिप्स उन्होंने मेरे इंटरव्यूज़ के शेयर किए थे टीवी चैनल्स के साथ, मैंने जो अपने इंटरव्यूज़ जो भी क्लिप्स इंटरव्यूज़ के मेरे टीवी चैनल्स के साथ थे और उनका जो पावरफुल इम्पैक्ट था, उसको जो शेयर किया गया, तो इसने काफ़ी पंखों को रफ़ल कर दिया है साफ तौर पे, यानी कि काफ़ी पंखों को भड़का दिया, यानी काफ़ी लोगों को इससे मुश्किल पैदा हो गई है। ये बात अपेरेंट है, सॉरी, ये ट्विटर के फेदर्स को रफ़ल कर दिया है, कि उसको भड़का दिया है। कहने का मतलब ये हुआ कि श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्विटर के खिलाफ बोलते हुए उनके जो क्लिप्स थे इंटरव्यूज़ के, जब श्री रविशंकर प्रसाद जी ने उन क्लिप्स को शेयर किया ट्विटर के ऊपर ही, और उससे ट्विटर के हाई हैंडेडनेस और आर्बिट्ररी एक्शंस जो थे उससे साबित होते थे, तो उससे ट्विटर नाराज़ हो गया, उनके फेदर्स रफल हो गए, यानी कि वो परेशान हो गए। It is quite likely that this is just a case of a global platform struggling to adhere to the laws of multiple jurisdictions where it has substantial interests. ये काफ़ी संभव है कि ये केवल एक ऐसा केस है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म का एक ऐसा केस है जो कि संघर्ष कर रहा है अलग अलग देशों की लॉज के साथ अडेयर करने की, जहाँ पर उसके
काफ़ी मात्रा में, जहाँ पे उसका इंटरेस्ट है, यानी जहाँ पे उसका प्लेटफॉर्म चलता है। मिस्टर थरूर's पॉइंट इन दिस रिगार्ड नीड्स हाईलाइटिंग। और इस बारे में मिस्टर थरूर का जो पॉइंट है उसको हाईलाइट करने की आवश्यकता है। ही ट्वीटेड, उन्होंने ट्वीट किया, बट गेटिंग ए नोटिस फ्रॉम अ यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन citing @Twitter's role as a service provider under a US law points to the challenge of Twitter India's operations in India. इस बात का नोटिस मिलना एक यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फोनोग्राफी इंडस्ट्री जो है यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उससे एक नोटिस मिलना, ये एग्जाम्पल देते हुए कि ट्विटर का जो रोल है एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में एक यूएस लॉ के अंतर्गत, इस बात को इंगित करता है कि ट्विटर इंडिया के ऑपरेशंस जो है इंडिया में, उनकी क्या क्या चुनौतियां हैं। नथिंग मोर नीड्स टू बी रेड इनटू इट। और कुछ इसमें रीड करना आवश्यक नहीं है। Mr. Prasad's outburst is a pointer to the level of deterioration in the relationship between Twitter and the Indian government. मिस्टर प्रसाद ने जो जोर से बोला है ट्विटर के खिलाफ, वो इस बात का पॉइंटर है कि किस हद तक रिश्ते जो हैं ट्विटर और इंडियन गवर्नमेंट के नीचे गिर गए हैं, खराब हो गए हैं। Their already strained relationship has worsened further after Twitter's defiance in not accepting all of government's takedown requests from time to time. उनके जो पहले से रिश्ते थोड़े से स्ट्रेन में थे, वो और भी बुरे हो गए हैं, और भी आगे जाके और बुरे हो गए हैं जब ट्विटर ने ये डिफाइंस दिखाया है। यानी फिर ट्विटर ने सरकार का के खिलाफ, सरकार की बात ना मानने का दमखम दिखाया है, या कह सकते हैं उसको, सरकार को खुलेआम जो है उन्होंने डिफाई किया, उनके ऑर्डर्स को का अनुपालन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सरकार के जो टेक डाउन रिक्वेस्ट थे कि जो सरकार के खिलाफ जो जो भी बात लिखी गई थी उसको नीचे ले आएँ, उसको हटा दें, उनके रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं किया समय समय पे। द प्रॉब्लमैटिक न्यू आईटी रूल्स हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू दिस अनईज। और आईटी रूल्स जो हैं वो खुद ही जो इतने प्रॉब्लमैटिक हैं, उन्होंने भी इस असुविधा में अपना योगदान दिया है। बट देन ट्विटर हैज़ टू शेयर सम ब्लेम। लेकिन ट्विटर को भी कुछ ब्लेम शेयर करना है। It has opened itself up to attacks from all sides because of its inability to pull down or label problematic content consistently. उसने अपने को अटैक के लिए ओपन कर दिया चारों तरफ से, हर साइड से, क्योंकि उसमें अक्षमता है कि वो कंटेंट को पुल डाउन नहीं करता है, या कंटेंट को एक मुश्किल वाला लेबल कर नहीं करता है लगातार तरीके से। It has also come across as being indifferent in adhering to the requirements of the new IT rules, including the timely appointment of a grievance officer. और ट्विटर इस तरह से भी सामने आया है, इट हैज़ कम अक्रॉस, कि वो इनडिफरेंट है, यानी कि वो परवाह नहीं करता कि वो आईटी रूल्स को अडेयर करे। जो जो ज़रूरत है आईटी रूल्स की, उनको ज़रूरतें हैं, उसको उनके साथ जुड़े, उनको रहे, उसमें उनका अनुपालन करे। और उसमें शामिल है कि समय से एक ग्रीवांस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाना। ऑन दी अदर हैंड, ग्रीवांस यानी जो शिकायत को लेता है और जो रिजॉल्व करता है। ऑन दी अदर हैंड, इट वुड बी बेस्ट फॉर द गवर्नमेंट टू जस्ट लेट द रूल्स डू द टॉकिंग rather than take every opportunity to raise the pitch। और दूसरी ओर सरकार के लिए तो सबसे बेहतर तो ये होगा कि रूल्स को आप बात करने दीजिए, नियमों को केवल बोलने दीजिए, और बल्कि बजाय इसके कि वो हर मौके पे एक जो पिच है, यानी कि साउंड की जो आवाज़ है, जो आवाज़ बढ़ा दें, उसकी वॉल्यूम बढ़ा दें। दिस ओनली मेक्स इट लुक इनएफिशिएंट एंड कैंटेंकरस। ऐसा करना जो है वो केवल सरकार को ऐसा दिखाता है कि सरकार इनएफिशिएंट है और कैंटेंकरस है, यानी कि ज़ोर ज़ोर से बुरी बुरी बातें बोलती है।